इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। 2 दिन बाद मेरी शादी है और अगर तुम दोनों मेरी शादी में नहीं आए ना तो देख लेना हमारी दोस्ती खत्म। कभी बात नहीं करने वाली फिर मैं तुमसे। अच्छा बाबा ठीक है, हम तो तेरी सगाई में भी आने ही वाले थे, लेकिन अरुण को ऑफिस से अर्जेंटली पुणे जाना पड़ा। लेकिन तेरी शादी में हम ज़रूर आएंगे। कल अरुण के ऑफिस से आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और लेट नाइट तक तेरे घर पहुँच जाएंगे। क्या रात को? नहीं यार, रात को नहीं। अगर तुम लोग दिन में नहीं आ सकते तो परसों सुबह आ जाना, लेकिन रात के समय उस रास्ते से आना ठीक नहीं है। गांव की तरफ आने वाले रास्ते पर अक्सर लोगों को छलावा छल लेता है। गांव के बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं और किसी को भी आज तक जिंदा नहीं छोड़ा है उसने। अरे बाबा, तू कहाँ इन बातों में पड़ रही है? मुझे तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। खैर, तू चिंता मत कर। अगर तू चाहती है कि हम दिन में आए तो हम दिन में ही आएंगे। शीतल की ये बात सुनकर रेणुका निश्चिंत हो गई। शीतल ने भी रात को ही सारी पैकिंग करके रख ली ताकि सुबह वो अरुण के साथ रेणुका के गांव के लिए निकल जाए। मगर जैसे ही सुबह तैयार होकर वो घर से निकलने लगे तो अरुण के ऑफिस से उसे अर्जेंट कॉल आई और उसे ऑफिस जाना पड़ा। और जैसा कि रेणुका ने उन्हें मना किया था, ना चाहते हुए भी उन्हें रात के 8 बजे अपनी गाड़ी लेकर रेणुका के गांव के लिए निकलना पड़ा। उन्हें घर से निकले लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे। रेणुका का गांव अभी भी 1 घंटे की दूरी पर था। मगर जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, जंगल के बीच के सुनसान रास्ते से निकलते हुए शीतल को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कहीं रेणुका की कही हुई बात सच ना हो जाए। पहले तो मुझे उसकी बात मजाक लग रही थी, लेकिन पता नहीं अब अचानक से मेरे मन में भी एक अजीब सी घबराहट हो रही है। अगर हम सचमुच किसी छलावे में फंस गए तो? अरे बाबा, क्या तुम भी उसकी कही हुई बातों को सीरियसली लेने लगी? इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा अंधविश्वासी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। उसकी वजह से तुम भी ऐसी फालतू की बातें सोचने लगी। अरुण की बात सुनकर शीतल शांत हो गई। मगर तभी उनकी गाड़ी के सामने खून से लथपथ एक औरत अचानक से आ गई। उसे देखकर अरुण अचानक से हड़बड़ा गया। उसके हाथ से स्टीयरिंग का बैलेंस बिगड़ गया। उसने बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल करते हुए ब्रेक लगाए और उनकी गाड़ी सामने पेड़ से टकराते टकराते बची। ओह माय गॉड, भगवान का शुक्र है गाड़ी पेड़ से नहीं टकराई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी वो औरत फिर से उनकी गाड़ी के सामने आकर उनका दरवाजा खटखटाने लगी। नहीं अरुण, दरवाजा मत खोलना। अगर ये औरत छलावा हुई और इसने हमें मार दिया तो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या कुछ भी बोल रही हो? उस औरत को हमारी मदद की जरूरत है। हालत नहीं देख रही हो तुम उसकी? अरुण ने उसकी हालत देखकर दरवाजा खोल दिया और उसकी मदद करने के लिए शीतल भी गाड़ी से बाहर निकली। माफ करना बेटा, मैं अचानक से तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनके लिए ये दवाई लेकर घर की तरफ जा रही थी। रास्ता पार कर रही थी तभी एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दी और भाग गया। मैं तब से जख्मी हालत में किसी की मदद का इंतजार कर रही हूँ। तुम मेरी मदद करोगे ना बेटा? हाँ काकी, आइए आप गाड़ी में बैठ जाइए। वो औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। अरुण ने भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। तभी उस औरत ने आगे वाली सीट पर बैठी शीतल के कंधे पर खून से भरा अपना हाथ रख दिया। शीतल अचानक से घबरा गई। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस इतना कह रही थी कि अब आगे किसी भी रास्ते पर गाड़ी मत रोकना, वरना यहाँ पर भटकने वाला छलावा हमारे पीछे आ जाएगा और अपने चुंगल में फंसाकर तुम्हें मार देगा। ये बात बोलकर उस बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी मुस्कान भरी। तुम्हें मार देगा से आपका क्या मतलब है? वो आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। शीतल की ये बात सुनकर वो औरत अजीब तरह से हंसने लगी। अरुण और शीतल उसे देखकर बुरी तरह डर गए और अरुण ने उसी वक्त वहां पर अपनी गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रोकते ही
वो औरत अचानक से उनके ऊपर भड़क उठी। ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि रास्ते में कहीं भी गाड़ी को मत रोकना। देखिए, हम आपको अपने साथ आगे नहीं ले जा पाएंगे। आप प्लीज हमारी गाड़ी से उतर जाइए। क्या इसका मतलब तुम लोग मेरी मदद करने से मना कर रहे हो? प्लीज आप उतर जाइए गाड़ी से, हम अब आपकी और मदद नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के बोलने के बाद भी वो औरत गाड़ी से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने जबरदस्ती उस औरत को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल दिया। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मेरी मदद नहीं की ना तुम दोनों ने, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी अब मैं। ये बोलते हुए वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और अचानक से उनके सामने से गायब हो गई। वो नज़ारा देखकर वो दोनों इस हद तक घबरा गए कि एक भी मिनट गवाए बिना सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठे और अरुण ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगा लिया। इसका मतलब रेणुका बिल्कुल सच बोल रही थी। हमें रात के समय इस रास्ते से गुजरकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर वो छलावा फिर से हमारे पीछे आ गया तो हम क्या करेंगे? शुभ शुभ बोलो शीतल, भगवान का नाम लो। इससे पहले कि शीतल कुछ बोलती, उसका ध्यान गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ा। वो बूढ़ी औरत बहुत तेज गति से भागती हुई अभी भी उनके पीछे भागती हुई आ रही थी। ये देखकर शीतल डर के मारे बुरी तरह पसीने से भीग गई। हाँ अरुण, वो छलावा अभी भी हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्द से जल्द रेणुका के घर पहुंचना होगा। अरुण ने गाड़ी की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया। तभी उसे बाहर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था बेलपुर 5 किलोमीटर। चिंता मत करो शीतल, बेलपुर बस 5 किलोमीटर है, हम 10-15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। तभी अचानक काली साड़ी पहनी एक औरतों का समूह, जिन्होंने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था, एक अजीब सा लोकगीत गाते हुए उन्होंने उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जमावड़ा लगा दिया और उनकी गाड़ी को जोर जोर से खटखटाने लगी। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है अरुण? अब ये औरतें अचानक इस सुनसान रास्ते पर कहां से आ गई? ये छलावा हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? नहीं, मुझे गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी। ये छलावा हमें रोककर हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है। मैं इसकी चाल अच्छे से समझ रहा हूँ। अरुण ने फुल स्पीड में गाड़ी शुरू की और उनके इर्द गिर्द जमावड़ा लगाए औरतों का वो झुंड वहां से गायब हो गया। मगर कुछ दूरी पर उन्हें फिर से वही बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था बेलपुर यहाँ से 5 किलोमीटर। ये बोर्ड तो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। इसका मतलब हम दोनों उसी रास्ते पर गोल गोल घूमे जा रहे हैं। बेलपुर जाने वाले इस रास्ते पर फंस गए हैं हम दोनों। ये छलावा जानता है कि हम बेलपुर वाले रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है जब तक हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ये हमें इसी तरह अपने छलावे में फंसा कर रखेगा। बेलपुर जाने के लिए जो रास्ता मुड़ता है, अगर हम उस रास्ते से ना जाकर दूसरे मोड़ की तरफ मुड़ जाएं तो शायद इस छलावे से हमारा पीछा छूट जाए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। थोड़ी देर बाद फिर से उन्हें रास्ते पर वही बोर्ड दिखाई दिया। इस बार बेलपुर की तरफ ना मुड़कर अरुण ने दूसरी तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। तभी पीछे से एक भयानक धमाके की आवाज आई। शीतल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे की तरफ जहां बेलपुर का बोर्ड लगा था सैकड़ों रूहें मंडराती हुई दिखाई दी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी, मगर ये बात वो अरुण को बताकर उसे डराना नहीं चाहती थी। इसलिए वो चुप होकर गाड़ी में बैठी रही और जैसा कि उन्होंने सोचा था, दूसरे मोड़ पर मुड़ने की वजह से वो सही जगह पर पहुंच गए। उन्होंने रेणुका के घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की और घर का दरवाजा खटखटाया। रेणुका के पापा ने आंखें मसलते हुए दरवाजा खोला तो रात के 2 बजे उन दोनों को वहां देखकर हैरान रह गए। तुम दोनों रात के 2 बजे यहाँ क्यों आए? तुम्हें मना किया था ना रात के समय यहाँ पर आने से। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आखिर तुम दोनों जिंदा कैसे बचे। आज तक जो भी कोई रात के समय उस रास्ते से गुजरा है कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। छलावा खा गया उसे। हम पहले से ही बहुत डरे हुए हैं अंकल, प्लीज आप पहले हमें अंदर आने दीजिए, उसके बाद जितना मर्जी डांट लेना हमें। नहीं,
रुको। रंजीत ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और वो आग से जलती एक छोटी सी मिट्टी की कुंडिया लेकर वहां पर आई। तुम लोग रात के इस पहर छलावे से बचकर आए हो सकता है वो अभी भी तुम पर हावी हो, इसीलिए अग्नि को लांग कर ही घर के अंदर प्रवेश करना। इससे पहले कि वो लोग अग्नि को लांघ पाते, अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और वो अग्नि बुझ गई। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अग्नि बुझ गई, ये तो होने वाली किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। मुझे नींबू मिर्ची वार कर रखने होंगे तुम्हारे सर से। रेखा जल्दी से अंदर से नींबू मिर्ची लेकर आई और उसने उन्हें उनके सर से वार कर घर के पीछे की तरफ ले जाकर मिट्टी में दबा दिया। वो सब घर के अंदर आए। रेखा ने उन दोनों को गेस्ट रूम में छोड़ा और रंजीत के साथ चली गई। शीतल और अरुण ने अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो दोनों इस कदर डरे हुए थे कि आपस में भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। घर में सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक घर में रेणुका की बहन पूर्वी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उस चीख से सब लोगों की नींद टूट गई और वो जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागे। पूर्वी अपने कमरे के फर्श पर औंधी गिरी हुई थी और पूरे फर्श पर उसका खून फैला हुआ था। हे भगवान, किसने किया ये मेरी बच्ची के साथ? किसने मार डाला इसे? तुम दोनों की वजह से हुआ है ये सब। हमारे मना करने के बावजूद भी तुम दोनों आधी रात का यहाँ आए। इन दोनों में से ही कोई छलावा है या ये दोनों ही छलावा है। अगर ये जिंदा रहे तो घर में सबको मार डालेंगे और इससे पहले ये दोनों घर में किसी और को नुकसान पहुंचाएं, हमें इन्हें मारना होगा। ये क्या बोल रही हैं आंटी आप? हमें से कोई छलावा नहीं है और ना ही हमने पूर्वी को मारा है। नहीं, मैं तुम दोनों की कोई बात नहीं सुनूंगी। मरना होगा तुम दोनों को। आप लोग पकड़ो इन्हें। रेणुका और उसके पापा ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और उसकी मम्मी उन्हें लिए मिट्टी तेल लेने के लिए गई। तभी अचानक घर में उनके चिल्लाने की आवाज आई। रेणुका शीतल को छोड़कर बाहर अपनी मम्मी की तरफ भागी। उसने देखा कि सीढ़ियों से उसकी मम्मी का पैर फिसल गया है। उनके माथे पर गहरी चोट लगी। उनके माथे से लगातार खून बह रहा था। रेणुका ने जल्दी से उनके माथे से खून को साफ किया और उनके सर पर पट्टी बांधी। उसने अपनी मां के चेहरे पर पानी छिड़का तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। छलावा उन दोनों को खत्म कर दे बेटा। ये ले मिट्टी का तेल, ले बेटा। रेणुका ने अपनी मां के हाथ से वो बोतल पकड़ी और उन्हें एक कमरे में बैठा दिया और जल्दी से उस कमरे की तरफ गई जहां पर उसके पापा ने शीतल और अरुण को कमरे के अंदर बंद करके रखा था। वो अपने पापा को बाहर दरवाजे पर छोड़कर गई थी, लेकिन जब वो वहां आई तो उसने देखा कि उसके पापा दरवाजे के बाहर निठाल होकर पड़े हैं। उसने अपने पापा को छू कर देखा तो उनकी सांसें रुक चुकी थी। उनके चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था। उन्हें देखकर रेणुका की चीख निकल गई। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला, मगर वो जैसे ही कमरे की कुंडी खोलकर कमरे के अंदर गई तो शीतल और अरुण दोनों ही उस कमरे में नहीं थे। दरवाजे पर तो बाहर से कड़ी लगी थी। ये दोनों कमरे से गायब कैसे हो सकते हैं? तभी रेणुका का ध्यान कमरे की पिछली खिड़की की तरफ गया। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई है और उस तरफ कीचड़ से भरे निशान हैं। वो माचिस और मिट्टी के तेल की बोतल लेकर खिड़की से बाहर की तरफ गई। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर डंडा मारा। वो चकराती हुई पीछे की तरफ मुड़ी। तुम छलावा हो? ये जानने में बहुत देर कर दी तुमने। तभी अरुण की पीठ पर पीछे से शीतल ने चाकू को दे मारा और एक के बाद एक उसने उसके ऊपर कई वार किए। ये क्या किया तुमने? अपने पति पर ही वार कर दिया। जान चुकी हूं मैं कि मेरे अरुण नहीं हो
जब तुम्हारा हाथ गलती से रेणुका के हाथ से टकराया था तभी समझ गई थी मैं कि छलावा तुम हो, क्योंकि उसके हाथ में बंधे कलावे से तुम्हारा हाथ टकराया था तो एक पल के लिए तुम्हारा चेहरा पूरी तरह बदल गया था। मैं उसी वक्त सब कुछ समझ गई थी, लेकिन अगर मैं उस वक्त कुछ भी बोलती तो कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। इसीलिए मैंने सही मौके का इंतज़ार किया, लेकिन मैं अब तक ये नहीं जान पाई कि तुमने मोहित को मारा कब। जब तुम दोनों ने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा उसी वक्त मैंने उसे खत्म करके उसका रूप ले लिया था, और तुम इस हद तक डरी हुई थी कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैं इन सबको भी मारकर अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर आया। तभी पीछे से रेणुका ने उसके सर पर कांच की वो बोतल दे मारी और सारा मिट्टी का तेल उसके ऊपर उड़ेल दिया, और देर ना करते हुए उसने छलावे को जला दिया। पूरे आंगन में उसकी चीखें गूंज उठी और एक काला धुआं वहां से निकलकर आसमान में कहीं गायब हो गया। लेकिन अगर शीतल और अरुण ने रेणुका की बात मान ली होती तो रेणुका के पापा और अरुण को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। गांव खेड़े में मशहूर ऐसे किस्से झूठ नहीं होते। शहर वाले गांव की हर बात को उनका अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं और उनका मजाक उड़ाकर उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लेते हैं, जिसका खामियाजा उनके साथ साथ उन लोगों को भी भुगत